नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर में आज हम मई 2025 का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो देखते हैं। यहाँ पे आपको 1 से लेकर के और 14 मई तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन जो सारी चीज़ें हैं इनको हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से संबंधित मामलों में प्रथम दृष्टया जमानत देने का अधिकार किस न्यायालय के पास होता है? कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला उप न्यायालय, सत्र न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे सत्र न्यायालय के पास ये अधिकार होता है जमानत देने का। मामला है मद्रास उच्च न्यायालय का, तो वहां पे उन्होंने स्पष्ट किया कि SC/ST अधिनियम से जुड़े मामलों में मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल सत्र न्यायालय के पास होता है और वह भी पीड़ित पक्ष को सुने बिना नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रैल 2025 में स्पेन पुर्तगाल में हुए व्यापक विद्युत ब्लैकआउट के संदर्भ में सही है? यह ब्लैकआउट केवल स्पेन की राजधानी मैड्रिड तक सीमित रहा। बिजली व्यवस्था में आई बाधा ने मोबाइल नेटवर्क, ATM और मेट्रो सेवाओं को भी प्रभावित किया। यूरोपीय आयोग ने इसे साइबर हमला घोषित किया और इस ब्लैकआउट से बेलिएरिक द्वीप और कैनरी द्वीप सबसे अधिक प्रभावित हुए। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है कि बिजली व्यवस्था में आई बाधा ने मोबाइल नेटवर्क, ATM और मेट्रो सेवाओं को प्रभावित किया। अप्रैल 2025 में हुए इस ब्लैकआउट को यूरोप के सबसे गंभीर विद्युत संकटों में से एक माना गया। इसमें स्पेन और पुर्तगाल दोनों में मोबाइल नेटवर्क, ATM, मेट्रो सेवा और हवाई अड्डों जैसी प्रमुख सेवाओं को ठप कर दिया और बेलिएरिक द्वीप, सेउटा, मेलिला और कैनरी द्वीप इससे प्रभावित नहीं हुए और साइबर हमलों की संभावना से यहाँ पे इनकार किया गया। तो इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बिजली ग्रिड की विफलता के बारे में क्या महत्वपूर्ण तकनीकी तथ्य बताया है? 4 ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट है कि स्पेन ने 15 गीगावाट बिजली मात्र 5 सेकंड में खो दी, जो राष्ट्रीय मांग का कितना है? 60% है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्पेन के, उनका क्या नाम है? पेड्रो सांचेज। इन्होंने अपने संबोधन में बताया कि स्पेन ने महज 5 सेकंड में 15 गीगावाट बिजली खो दी, जो उसकी कुल राष्ट्रीय ऊर्जा मांग का लगभग 60% था और ये जो आकस्मिक गिरावट पूरे विद्युत नेटवर्क की अस्थिरता का संकेत है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेन पुर्तगाल ब्लैकआउट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 3 कथन दिए गए हैं। यह ब्लैकआउट साइबर हमले के कारण हुआ और इसने हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों को भी अस्थायी शरण स्थल में बदल दिया। और स्पेन की बिजली ऑपरेटर कंपनी रेड इलेक्ट्रिका ने कहा कि 99% से अधिक ऊर्जा मांग बहाल हो गई है। कौन सा सही है? तो यहाँ पे 2 और 3 सही होगा। ये जो ब्लैकआउट था ये साइबर हमले के कारण नहीं हुआ था। ठीक है, तो साइबर हमले की संभावना को स्पष्ट रूप से इसमें खारिज किया गया था। इसी वजह से जो पहला कथन है वो गलत हो जाएगा, बाकी और जो दोनों कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रही वर्क डे INC किस क्षेत्र से संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, एंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण। तो एंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है वर्क डे INC। तो वर्क डे अमेरिका स्थित एक प्रमुख एंटरप्राइज क्लाउड सेवा प्रदाता है जो विशेष रूप से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मानव संसाधन, वित्त और एनालिटिक्स समाधान प्रदान करता है और ये कंपनी अब चेन्नई में वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु में वर्क डे के वैश्विक क्षमता केंद्र की स्थापना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिए गए हैं। ये जो परियोजना है चेन्नई में लगभग 220 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू होगी और ये जो केंद्र है मुख्यतः ई-कॉमर्स वितरण केंद्र के रूप में कार्य करेगा और इसमें लगभग 30,000 नौकरियां सृजित होंगी और ये केंद्र केवल भारत के ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ए, कि ये जो परियोजना है चेन्नई में लगभग 220 करोड़ के निवेश के साथ शुरू होगी। तो गाइडेंस तमिलनाडु और वर्क डे के बीच हुए समझौते के अनुसार 220 करोड़ के निवेश से चेन्नई में एक वैश्विक क्षमता केंद्र की स्थापना की जाएगी जिससे 3,000 नौकरियां सृजित होंगी और ये केंद्र वर्क डे के वैश्विक संचालन को सहायता प्रदान करेगा, न कि केवल भारत को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चेन्नई में वर्क डे का प्रस्तावित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC मुख्यतः किस तकनीकी क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी, अगली पीढ़ी की AI प्रौद्योगिकियां। यानी तमिलनाडु के उद्योग मंत्री जो हैं TRB राजा के अनुसार चेन्नई में वर्क डे का नया केंद्र अगली पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता,
आधारित प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित होगा और ये जो केंद्र है उत्पाद और प्रौद्योगिकी विकास में रणनीतिक भूमिका निभाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सामाजिक क्षेत्र में विकास प्रबंधन यानी डेवलपमेंट मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है? 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि पारंपरिक कारपोरेट प्रबंधन मॉडल इस क्षेत्र की जमीनी जटिलताओं से मेल नहीं खाते। तो जो पारंपरिक कॉरपोरेट प्रबंधन उपकरण सामाजिक जो परिवर्तन की प्रणालीगत और नैतिक जटिलताओं के अनुरूप नहीं होते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र के लिए जमीनी स्तर से विकसित एक विशेष प्रबंधन ढांचे विकास प्रबंधन की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो विकास प्रबंधन की विशेषताओं से संबंध में सही है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी। ये जो सिस्टम है थिंकिंग, मूल्य आधारित नेतृत्व और सहयोग पर आधारित एक बहुविषयक दृष्टिकोण है। क्या? डेवलपमेंट मैनेजमेंट। तो विकास प्रबंधन एक स्वदेशी दृष्टिकोण है जो सिस्टम थिंकिंग, सहयोगी नेतृत्व, मूल्य आधारित निर्णय और संगठनात्मक विकास को समाहित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सामाजिक क्षेत्र में विकास प्रबंधकों द्वारा जो एसपीओ यानी सोशल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में पारंपरिक प्रबंधकों द्वारा संचालित एसपीओ की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये जो है अल्पकालिक आउटपुट, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति और पदानुक्रम पर अधिक केंद्रित होते हैं। तो पारंपरिक प्रबंधन मॉडल जो कॉर्पोरेट शैली पर आधारित होते हैं, सामाजिक क्षेत्र में अल्पकालिक परिणामों, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार और पदानुक्रम को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे समुदाय की आवाज सीमित हो जाती है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, अनक्कम पोइल मेप्पाडी सुरंग जो है ये सड़क परियोजना को पर्यावरण मंजूरी क्यों स्थगित की गई? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी। ये जो प्रस्तावित सड़क परियोजना है पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक और भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसी वजह से इसकी जो मंजूरी है पर्यावरण मंत्रालय ने वो स्थगित की है। तो ईएसी ने परियोजना को मंजूरी देने से इसलिए मना किया क्योंकि यह जो भूस्खलन संवेदनशील और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पुथुमाला और चूरलमाला के पास से होकर गुजरती है, जहां पूर्व में भूस्खलन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, अनक्कम पोइल मेप्पाडी जो सुरंग परियोजना है, इससे जुड़ी निम्नलिखित में से कौन सी चिंता पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा जताई गई है? 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा कि ये जो परियोजना है दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के आवास को प्रभावित कर सकती है। तो परियोजना का जो क्षेत्र है नीलगिरी, शोलाकिली और बाणासुर चिलप्पन जैसी दुर्लभ पक्षी प्रजातियों का आवास है, जिस कारण जैव विविधता को खतरा बताया गया। तो ये 2 जो नाम है इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ईएसी द्वारा परियोजना को अनुमति देने से पहले किन पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट मांगी गई है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा भूविज्ञान, भूस्खलन, जल निकासी और शमन उपाय पर रिपोर्ट मांगी गई है। तो ईएसी ने जो भूविज्ञान, भूस्खलन और जल निकासी और सुरंग निर्माण के दौरान अपनाए जाने वाले शमन उपायों पर विस्तृत जानकारी मांगी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला कथन, यह मस्तिष्क के बाहरी उपकरण के बीच प्रत्यक्ष संचार सक्षम करता है, या केवल मस्तिष्क संकेतों को पाठ में अनुवाद कर सकता है, क्रियाओं में नहीं। और नई जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है ये प्रणाली मशीन लर्निंग का उपयोग इसमें किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे पहला सही होगा, तीसरा सही होगा, दूसरा गलत होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो देखते हैं सारे कथन को। तो पहला सही है, बीसीआई जो मस्तिष्क और मशीन के बीच सीधा संचार स्थापित करता है। और दूसरा गलत है, नई प्रणाली जो रोबोटिक हाथ जैसी वास्तविक क्रियाएं भी नियंत्रित कर सकती है। और तीसरा फिर से सही है, जो प्रणाली है समय के साथ संकेतों में बदलाव की भविष्यवाणी के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करती है। इसी वजह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बीसीआई प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो 4 ऑप्शन है, यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह न्यूनतम पुनर्निर्धारण के साथ 7 महीने तक स्थिर रही। तो जो यूसीएसएफ की प्रणाली एक लकवाग्रस्त व्यक्ति द्वारा 7 महीनों तक स्थिर और सटीक रूप से प्रयोग की गई, जिससे यह बीसीआई के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, बीसीआई तकनीक के संभावित अनुप्रयोगों में शामिल है क्या? तो बोलने में असमर्थ लोगों के लिए भाषण बहाल करना, रोबोटिक अंगों को नियंत्रित करना और हृदय रोग का उपचार करना। तो यहाँ पे तीसरा गलत होगा, 1 और 2 करेक्ट होगा। जो बीसीआई तकनीकी है वो भाषण बहाली जैसे कि एएलएस रोगियों में और रोबोटिक्स अंगों के मानसिक नियंत्रण में प्रयोग होती है, लेकिन यह सीधे तौर पर
जो हार्ट की डिजीज से कोई इसमें रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, बीसीआई प्रणाली में मोटर कॉर्टेक्स पर इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है कि गति और हरकतों को नियंत्रित करना, मोटर कॉर्टेक्स का। ठीक है, तो मोटर जो कॉर्टेक्स है ये मस्तिष्क का वह क्षेत्र होता है जो शरीर की गतिविधियों और गति का नियंत्रण करता है। बीसीआई इसे हिस्से से संकेत प्राप्त कर मशीनों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, तो AIM4NATURE ये पहल है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो पहला, ये जो है FAO के नेतृत्व में शुरू की गई वैश्विक प्रणाली है और इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर निगरानी और रिपोर्टिंग की देशों की क्षमता को सुदृढ़ करना है और ये केवल वनों की बहाली तक सीमित है। तो जाहिर सी बात है ये केवल वनों की बहाली तक सीमित नहीं है, तीसरा गलत होगा। तो एम फॉर नेचर, ये या आप इसको इस तरह से करेंगे AIM4NATURE संयुक्त राष्ट्र के FAO के नेतृत्व में आरंभ की गई है और इसका उद्देश्य वही पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर निगरानी और रिपोर्टिंग को बेहतर बनाना है। और ये पहल केवल वनों तक सीमित नहीं है, यह आर्द्र भूमियों, घास के मैदान, समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है, कृषि परिदृश्यों को भी इसमें शामिल किया गया। इसी वजह से तीसरा गलत होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एम फॉर नेचर पहल के तहत निम्न में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली शामिल है? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, हमने ऊपर ही देखा, सी करेक्ट होगा। वनों, आर्द्र भूमियों, घास के मैदानों, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि परिदृश्य की ये जो बहाली शामिल है। तो एम फॉर नेचर पहल जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए एक व्यापक जो दृष्टिकोण अपनाती है। इसका लक्ष्य न केवल वनों को पुनर्स्थापित करना बल्कि यह विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों जैसे वेटलैंड्स हैं, ग्रॉसलैंड्स हैं, एग्रीकल्चर लैंडस्केप्स हैं और फिर मरीन इकोसिस्टम है, सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 20, एम फॉर नेचर पहल किस संस्था के नेतृत्व में आरंभ की गई? तो हमने ऊपर ही देखा FAO के नेतृत्व में, यानी जो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन है, इसके नेतृत्व में शुरू की गई है और उद्देश्य आपने ऊपर भी देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और निगरानी व इसकी जो रिपोर्टिंग है उसको मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 21, तो एम फॉर नेचर पहल किस वैश्विक ढांचे के लक्ष्यों का समर्थन करती है? तो जो है वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा यानी GBF। तो ये जो पहल है GBF के लक्ष्य 2 का समर्थन करती है और जिसमें 2030 तक कम से कम 30% क्षीण पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने का लक्ष्य है। एम फॉर नेचर पहल के लिए वित्तीय योगदान किस देश ने दिया है? तो जो किसने दिया, यूके ने दिया है। इस कार्यक्रम के लिए 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 7 मिलियन जो है JBP का वित्तीय योगदान यूके द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र एम फॉर नेचर पहल के तहत शामिल नहीं है? तो आर्द्र भूमि है, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी जो तंत्र है, कृषि परिदृश्य, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। तो सिंपल इसका आंसर आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि डेजर्ट वाला एरिया इसमें शामिल नहीं है। तो मुख्य रूप से वही वन, आर्द्र भूमि, ये सारी चीजें हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। हाल ही में अप्रैल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ संभावित व्यापार समझौते का संकेत दिया है? तो वो किसके साथ दिया है? भारत, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ। ठीक है, तो अप्रैल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास भारत, दक्षिण कोरिया, जापान के साथ संभावित व्यापार समझौतों का अवसर है और ये जो बयान है उनकी टैरिफ नीति को लाभकारी साबित करने के संदर्भ में आया है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिका को इन टैरिफ से लाभ हो रहा है, इसलिए वो समझौते को लेकर जल्दी में नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार टैरिफ नीति से अमेरिका को क्या लाभ हो रहा है जिसके कारण वे व्यापार समझौतों को लेकर जल्दी में नहीं है? तो अमेरिका को उच्च राजस्व प्राप्त हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अमेरिका को लाभ हो रहा है और इसीलिए वो जो समझौते करना चाहती है इसके लिए वो जल्दी में नहीं है। उनका मानना है कि अमेरिका जो है वो कैटबर्ड सीट पर है। कैटबर्ड सीट का मतलब मजबूत स्थिति। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में अप्रैल 2025 में ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत लगभग कितने किसानों के बैंक खातों में 1025 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है? तो वो आंकड़ा है 51 लाख का। ठीक है, तो अक्षय तृतीया के अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत 50.16 लाख छोटे और सीमांत किसानों सहित 51 लाख किसानों में मतलब उनके खातों में 1025 करोड़ की अग्रिम सहायता दी है, जिससे वे अपनी समय पर खेती स्टार्ट कर सकें। 51 लाख। ओडिशा सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितनी भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने और इसके लिए कितने निवेश का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे 15 लाख हेक्टेयर करेक्ट आंसर होगा और 1 लाख करोड़ का निवेश रखने की बात कही गई है। तो मुख्यमंत्री मांझी ने
राज्य स्तरीय समारोह में घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 1 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री किसान योजना जो कि ओडिशा से रिलेटेड संबंधित सही है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा कि इसमें इस बार पहली बार शहरी योजना जो किसान है उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो 2025 में पहली बार मुख्यमंत्री किसान योजना में 25,532 शहरी किसानों को भी शामिल किया गया है। और ये जो पहल है इस बात का संकेत है कि कृषि सहायता अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शहरी कृषि को भी इसमें मान्यता दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईकिया यानी IKEA द्वारा भारत में खोले गए प्लान एंड ऑर्डर पॉइंट PAOP के बारे में सही है? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा, यह ग्राहकों को गृह सजावट की योजना बनाने में सहायता देने वाला एक क्या है, एक कंसल्टेशन सेंटर है। ठीक है, तो 740 वर्ग मीटर में फैला आईकिया का PAOP जो स्टोर है, ये ग्राहकों को व्यक्तिगत परामर्श, होम प्लानिंग सहायता, इंस्टॉलेशन सेवाएं प्रदान करता है। और ये जो एक डिजाइन स्टूडियो की तरह कार्य करता है, जो ग्राहकों की सुविधा और पहुंच को प्राथमिकता देता है। क्वेश्चन नंबर 30, तो आइकिया ने अपने नए PAOP स्टोर के लिए बेंगलुरु के किस भाग को चुना है और क्यों चुना है? तो वो चुना है पूर्वी बेंगलुरु को, क्योंकि वहां अधिक युवा पेशेवर और आवासीय हॉटस्पॉट हैं। तो आइकिया ने PAOP के लिए बेंगलुरु के पूर्वी हिस्सों को चुना है, क्योंकि ये क्षेत्र IT हब है, जहां युवा पेशेवर, विविध जनसंख्या और नए आवासीय क्लस्टर अधिक मात्रा में हैं। आइकिया के अनुसार 2030 तक बेंगलुरु में होम फर्निशिंग सेक्टर में कितनी आर्थिक क्षमता होने की संभावना है? तो वो 216 बिलियन रुपए की। तो आइकिया की कंट्री जो एक्सपेंशन मैनेजर के अनुसार बेंगलुरु में 2030 तक 216 बिलियन रुपए की होम फर्निशिंग क्षमता अनुमानित है, जिससे यह आइकिया के लिए एक प्राथमिकता वाला बाजार बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति आइकिया बाजार में भारत की विविधता को समझने के लिए अपना रही है? तो वो पिन कोड मैपिंग और स्थानीय क्लस्टर आधारित डिजाइन को ये अपना रहे हैं, जो कि इसका प्रयोग करके ये समझ रही है कि लोग कैसे रहते हैं, काम करते हैं और उनकी फर्निशिंग की ज़रूरतें क्या हैं, और इससे वो हर क्षेत्र की ज़रूरत के अनुसार स्टोर प्रारूप को अनुकूलित कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में आइकिया द्वारा ग्राहकों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए किस उत्पाद अनुकूल यानी जो प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन का उदाहरण नीचे दिया गया है? तो वो है प्रेशर कुकर और भारतीय कुक शॉप रेंज का। तो आइकिया ने भारतीय घरों की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादों को डिजाइन करना शुरू किया है, और उदाहरण के तौर पर उन्होंने भारतीय खाना पकाने की शैली को ध्यान में रखते हुए कुक शॉप रेंज में प्रेशर कुकर शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के नीचे प्राकृतिक हाइड्रोजन उत्पन्न करने में योगदान देती है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको सरपेंटिनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी और लौह युक्त चट्टानों के बीच रासायनिक क्रिया से हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, और ये जो प्राकृतिक हाइड्रोजन के उत्पादन की प्रमुख भू रासायनिक क्रिया है। अन्य विकल्पों में जैसे न्यूक्लियर संलयन और वायवीय अपघटन इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी या बी करेक्ट होगा यहाँ पे, सरपेंटिनाइजेशन। 1987 में माली के बौरा के बैगू गांव में खुदाई के दौरान कौन सी गैस आकस्मिक रूप से प्राप्त हुई थी, जिससे बाद में 98% हाइड्रोजन पाया गया? तो वो तक हाइड्रोजन। 1987 में माली के बौरा के बैगू में पानी की खोज के दौरान अचानक जलने वाली गैस निकली, जिसे बाद में प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद 98% शुद्ध हाइड्रोजन पाया गया। और ये जो घटना है प्राकृतिक हाइड्रोजन की उपस्थिति को लेकर शोध की दिशा बदलने वाली साबित हुई। क्वेश्चन नंबर 36, प्राकृतिक हाइड्रोजन को पूर्व में ऊर्जा स्रोत के रूप में अव्यवहारिक क्यों माना जाता था? क्योंकि इसका आकार छोटा, रासायनिक रूप से अत्यधिक सक्रिय होने के कारण इसका क्या था, इसका जो संचयन था वो कठिन था। तो पहले ये माना जाता था कि हाइड्रोजन के छोटे अणु और इसकी अत्यधिक प्रतिक्रियाशीलता के कारण भूमिगत ये संग्रहित नहीं रह सकता है, और इसीलिए इसे भूवैज्ञानिक जिज्ञासा के रूप में देखा गया, न कि व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भारत में प्राकृतिक हाइड्रोजन की संभावनाओं से जुड़ी कौन सी स्थलाकृतिक संरचनाएं प्रमुख मानी गई हैं? 4 ऑप्शन है, सिंधु नदी बेसिन, हिमालय, अंडमान गोंडवाना तलछट, पंजाब मैदान और फिर राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी, यानी हिमालय जो हिमालयी है, ओपियोलाइट, अंडमान और गोंडवाना तलछट। देखिए, भारत में जो विविध अल्ट्रामैफिक और जो बेसाल्टिक चट्टान संरचनाएं हैं, ग्रीन स्टोन बेसाल्ट जैसे कि जहाँ पे सिंहभूम और धारवाड़ में है, विंध्यन गोंडवाना जैसे कि तलछटी बेसिन, और हिमालय अंडमान प्राकृतिक क्षेत्र में हाइड्रोजन के लिए जो प्राकृतिक हाइड्रोजन है वहाँ के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन है। पहला कथन है प्राकृतिक हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन की तुलना में सस्ता हो सकता है, और दूसरा कथन है वर्तमान में विश्व में अधिकांश हाइड्रोजन जो है वो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, और तीसरा कथन है प्राकृतिक हाइड्रोजन के स्रोत मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होते हैं। कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे केवल एक ही सही होगा, दोनों और जो है ये गलत होंगे। तो वर्तमान में अधिकांश हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस से ऊर्जा गहन प्रक्रियाओं द्वारा होता है, न कि प्राकृतिक स्रोतों से होता है। तो ऑप्शन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा, और प्राकृतिक हाइड्रोजन अभी भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है और इसे व्यावसायिक स्तर पर व्यापक रूप से अपनाया नहीं गया है। इसके निष्कर्षण की लागत अन्य विकल्पों से कम हो सकती है, तो तीसरा गलत होगा, केवल एक यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए परिवहन सेवाओं के व्हाट्सएप चैटबॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन सी, ये जो चैटबॉट है ये सारथी और वाहन डेटाबेस से एकीकृत है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, जो सारथी और वाहन जैसे एक केंद्रीय डेटाबेस से एकीकृत है, और ये नागरिकों को रियल टाइम और प्रमाणित जानकारी प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित होती है। और ये सेवा कैसी है? बहुभाषी है और दिन रात उपलब्ध है। इसी वजह से ऑप्शन सी केवल यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उत्तर प्रदेश के परिवहन चैटबॉट के माध्यम से किए जा सकते हैं? पहला, ड्राइविंग लाइसेंस का वितरण प्राप्त करना, वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण, पासपोर्ट की आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना। इससे नहीं हो सकता जो परिवहन चैटबॉट है, बाकी चालान की स्थिति देखना, ये भी होगा। तो केवल 1, 2 और 4 यहाँ सही होगा, बाकी तीसरा गलत होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश के परिवहन व्हाट्सएप चैटबॉट की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। तो चैटबॉट लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता को समाप्त करता है, बिल्कुल सही है। और ये चैटबॉट जो है नागरिकों को वाहन बीमा बेचने की सुविधा नहीं देता है ये। बाकी इसके कार्य क्या क्या है वो हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा। बहुभाषी समर्थन प्रदान करती है, और यह सेवा स्मार्टफोन के माध्यम से उपयोग की जा सकती है। केवल बी जो है ये सही नहीं होगा, तो विशेषता ये नहीं है इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, उसके बाद मुझप्पी लंगड धर्मदम समुद्र तट परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो ये परियोजना केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, और इसका उद्घाटन केरल के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, और ये परियोजना केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड द्वारा वित्त पोषित है, और ये परियोजना केवल स्थानीय मछुआरों के लिए है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये जो मुझप्पी लंगड धर्मदम समुद्र तट परियोजना है, इसका वित्त पोषण केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड KIIFB द्वारा किया जा रहा है, और इसका क्रियान्वयन जो है वो केरल सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो टिकाऊ समुद्र तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुझप्पी लंगड धर्मदम परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो हमने ऊपर ही देखा अभी कि समुद्र तटीय पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक ले जाना ही इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। और लंबे समुद्र तट मार्ग को टिकाऊ रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक विकसित करना, जिससे मालाबार क्षेत्र में पर्यटन की व्यापक संभावनाएं खुल सके। क्वेश्चन नंबर 44, अप्रैल 2025 में NMDC के लौह अयस्क उत्पादन में वर्ष दर वर्ष यानी ईयर ऑफ ईयर कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो वो जो की गई वो 15% की है। डेटा बिल्कुल फैक्ट याद रखिएगा। इसमें अप्रैल 2025 में लगभग 4 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया, जबकि अप्रैल 2024 में कितना था? 3.48 मिलियन टन था, और ये 15% का जो है वो ग्रोथ रेट दिखाता है हमें, और उत्पादन के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत है। NMDC की किन प्रमुख खदानों ने अप्रैल 2025 में डिस्पैच के स्तर पर रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की? तो किरंदुल, डोनीमलाई, जादूगोड़ा और बचेली। तो जादूगोड़ा जो है ये यूरेनियम की खान है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा नहीं सही होगा, बाकी 1, 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो किरंदुल ने यहाँ पे 12%, बचेली में 4% और डोनीमलाई में 88% खदानों ने डिस्पैच स्तर पर रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की। और जादूगोड़ा जो है वह NMDC की यूरेनियम खदान है, लौह अयस्क से संबंधित नहीं है। बाकी और जो तीनों हैं ये सब लौह अयस्क से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन NMDC की हालिया गतिविधियों के बारे में सही है? 4 कथन दिए गए हैं। मार्च 2025 में उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन बिक्री घटी। अप्रैल 2025 में बिक्री 10% से अधिक घटी। अप्रैल 2025 में NMDC का जो मासिक डिस्पैच अब तक का सबसे अधिक था, यही सही होगा। और वित्त वर्ष 2025 में NMDC का उत्पादन और बिक्री दोनों में 10% अधिक बढ़े। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऊपर हमने देखा ही है। NMDC ने कहा है अप्रैल 2025 में कंपनी का जो मालिक डिस्पैच अब तक का सबसे अधिक रहा, जो कि ईयर ऑफ ईयर कितना रहा? 23% से अधिक रहा। और मार्च में उत्पादन घटा था और बिक्री थोड़ी बढ़ी थी,
जबकि जो फाइनेंशियल ईयर 25 है वहाँ पे उत्पादन बिक्री दोनों में गिरावट देखी गई। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, 3 मई 2025 को उत्तर गुजरात में आए भूकंप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका जो केंद्र था वो बनासकांठा जिले के बाव के पास था। ठीक है, तो भूकंप अनुसंधान संस्थान के अनुसार भूकंप का केंद्र बनासकांठा जिले के बाव के पास था और इसकी तीव्रता कितनी थी? 3.4 दर्ज की गई थी। इसमें कोई हताहत या संपत्ति की हानि नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 48, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण GSDMA के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो गुजरात जो है वो कम भूकंपीय जोखिम वाला राज्य है, ऐसा नहीं है। गुजरात में पिछले 100 वर्षों में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, ये भी गलत है। और गुजरात में 26 जनवरी 2001 को जो आया था भूकंप, भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप था। और गुजरात में पिछले 200 वर्षों में 9 बड़े भूकंप आए। ऑप्शन डी यहाँ पे इसके हिसाब से सही होगा। तो GSDMA के अनुसार गुजरात एक उच्च भूकंप जोखिम वाला क्षेत्र है और पिछले 200 वर्षों में 9 बड़े भूकंप राज्य में आ चुके हैं। 2001 का जो कच्छ का भूकंप था इनमें सबसे विनाशकारी था, लेकिन भारत में दूसरा सबसे विनाशकारी इसको माना जाता है। ओके, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, डेंगू को महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचित करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि डेंगू को कर्नाटक महामारी रोग संशोधन विनियम 2024 के तहत अधिसूचित किया गया था। ऑप्शन बी, सितंबर 2024 में जब डेंगू के मामलों में की संख्या में 25,000 से पार हो गई थी, तब कर्नाटक सरकार ने डेंगू को महामारी रोग अधिनियम 2020 के तहत अधिसूचित किया था और कर्नाटक महामारी रोग संशोधन विनियम 2024 को राजपत्र में प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 50, 2025 की पहली तिमाही में कर्नाटक में डेंगू से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो कथन सत्य है कि 30 अप्रैल 2025 तक कर्नाटक में 1186 डेंगू के मामले दर्ज किए गए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, बाकी और जो है वो सब गलत है। तो 30 अप्रैल 2025 तक कर्नाटक में 1186 डेंगू के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 553 मामले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के थे और 51 जो थे 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के थे। और ये जो आंकड़े हैं मानसून के पहले के हैं और संभावित वृद्धि की चेतावनी देते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51, डेंगू नियंत्रण से संबंधित कर्नाटक सरकार के निम्न में से कौन सा उपाय सही है? तो यहाँ पे जो सही होगा, तीसरा गलत होगा। केवल निजी अस्पतालों को मरीजों के लिए बिस्तर आरक्षित किए गए, ऐसा नहीं है, उसमें सरकारी अस्पताल भी हैं। तो यहाँ पे निजी प्रयोगशालाओं में डेंगू परीक्षणों की कीमत की सीमा तय की गई है और प्लेटलेट्स की मांग को देखते हुए टोल फ्री हेल्पलाइन जो स्थापित की गई है। और NS1, IgM और IgG जो टेस्ट हैं इसके लिए 250 रुपये की कीमत तय की गई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तीसरा गलत होगा। कर्नाटक सरकार ने डेंगू नियंत्रण के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें से डेंगू परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट होता है, NS1 है और IgM इसके लिए 300 रुपये की समय जो सीमा तय की गई है। और रैपिड कार्ड जो टेस्ट है NS1, IgM, IgG इसके लिए 250 की जो सीमा है वो तय की गई है। सरकारी अस्पतालों में बिस्तर आरक्षित किए गए हैं, न कि केवल निजी अस्पतालों में। और टोल फ्री जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी स्थापित की गई है। इसी वजह से तीसरा यहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 52, न्यायमूर्ति मटूरी गिरिजा प्रियदर्शनी ने किस वर्ष तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ऑप्शन है मार्च 2022। तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में उन्हें पदोन्नत किया गया था और उन्होंने उसी वर्ष शपथ ली थी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ यानी वक्फ बाई यूजर का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि बिना किसी दस्तावेज के किसी संपत्ति को धार्मिक प्रयोजन से उपयोग करते हुए वक्फ मानना, यही वक्फ बाई यूजर का मेन मतलब है। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का अर्थ होता है कि ऐसी संपत्तियां जिन्हें दीर्घकालिक निर्बाध धार्मिक या धर्मार्थ उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में मान्यता दी जाती है, भले ही वक्फ की कोई औपचारिक घोषणा या दस्तावेज इसके लिए उपलब्ध न हो। सरकार ने इसके प्रावधान को सही ठहराते हुए कहा कि यह पद्धति 1923 के वक्फ कानून में मौजूद है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्रदान हुई? तो वो हुई 5 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी मंजूरी दी और इसके बाद इसे अधिसूचित करके लागू कर दिया गया। द हिंदू हडल 2025 के दौरान किस प्रमुख विषय पर चर्चा की जाएगी? तो वो की जाएगी उपमहाद्वीपीय भू राजनीति को आकार देने वाली नई ताकतें। ठीक है, तो जो द हिंदू हडल का सत्र है, इन द हुड न्यू फोर्स स्पिनिंग सब कॉन्टिनेंटल जियोपॉलिटिक्स, 9 से 10 मई 2025 को बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है, जिसमें उपमहाद्वीप में बदलती भू राजनीतिक वास्तविकताओं जैसे पड़ोस के संबंध, चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा, चरमपंथ
जलवायु परिवर्तन, एआई का प्रभाव आदि पर, इन सारी चीज़ों पर गहन चर्चा की जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, द हिंदू हडल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा वक्ता दक्षिण एशिया में भारत की कूटनीतिक भूमिका का अनुभव रखने वाला पूर्व प्रतिनिधि है? ऑप्शन बी टीएस त्रिमूर्ति, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और इस सत्र में वक्ता के रूप में वो भाग ले रहे हैं। उन्होंने दक्षिण एशिया में भारत की राजनीतिक नीतियों और पड़ोस के देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीएस तिरुमूर्ति सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्रीय समूह द हिंदू हडल 2025 में चर्चा के संभावित केंद्रों में शामिल नहीं है? तो वो क्वाड नहीं शामिल है, बाकी बिम्स्टेक है, BBIN है और SASEC है। तो हडल में जिन क्षेत्रीय समूहों की स्थिरता पर चर्चा की जाएगी उसमें बिम्स्टेक है, BBIN है, SASEC और SAARC सार्क शामिल है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और आसपास के आपसी क्षेत्रों में सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बने हैं। और जो क्वाड है यानी जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ये एक हिंद प्रशांत केंद्रीय रणनीतिक मंच है, ना कि कोई उपमहाद्वीपीय क्षेत्रीय सहयोग समूह है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58, बिझिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को ट्रांसशिपमेंट हब के लिए उपयुक्त क्यों माना जाता है? तो इसका प्राकृतिक जो तलछट है वो लगभग 20 मीटर का है और यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के निकट स्थित है, इसी वजह से इसको ट्रांसशिपमेंट हब के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो बिझिंझम जो बंदरगाह है, प्राकृतिक ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर का है और जिसमें विशालकाय जहाज बिना मार्ग भटके सीधे यहाँ अपना लंगर डाल सकते हैं। और ये जो है यूरोप, पश्चिम एशिया और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले मुख्य अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्गों के निकट स्थित है, जिससे मतलब इसे एक ट्रांसशिपमेंट हब बनने के लिए उपयुक्त बनाता है। क्वेश्चन नंबर 59, बिझिंझम बंदरगाह परियोजना के वित्त पोषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत केरल सरकार, अडानी पोर्ट्स और केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जो बिझिंझम बंदरगाह है एक PPP मॉडल पर आधारित है, जिसमें केरल सरकार, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और केंद्र सरकार तीनों की साझेदारी है। केरल सरकार ने इसमें 5,595 करोड़, अडानी पोर्ट्स ने 2,454 करोड़ और केंद्र सरकार के कितने लगे हैं? 818 करोड़ रुपए इसमें मतलब जो निधि है इसका ऋण है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में बिझिंझम जैसे बंदरगाह की आवश्यकता क्यों है? तो ये विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब जो है बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता को घटाकर आर्थिक नुकसान को कम करेगा, इसीलिए जो बिझिंझम जैसे बंदरगाह हैं इनकी आवश्यकता है। भारत का लगभग 75% जो है ट्रांसशिपमेंट कार्गो विदेशी बंदरगाह जैसे सिंगापुर, कोलंबो, दुबई पर निर्भर है, जिससे भारत को सालाना लगभग 200 से लेकर 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। और बिझिंझम जैसे ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह इस निर्भरता को घटाकर भारत में ही यह व्यापार को केंद्रित कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? आर्थिक लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में 2019 में जीवाणु संक्रमणों के उपचार से संबंधित लैंसेट अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपचार योग्य संक्रमणों में से केवल 7.8% का ही उचित उपचार किया गया, ये ऑप्शन सही है। तो लैंसेट के अध्ययन के अनुसार भारत में 2019 में से 10 लाख से अधिक जीवाणु संक्रमण सामने आए और इनमें से केवल 7.8% का ही उचित और प्रभावी उपचार किया गया। ये उपचार जो है अंतराल एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की ओर संकेत करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, कार्बापेनेम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है एक सामान्य एंटीबायोटिक्स है जिसका उपयोग गंभीर अस्पताल जनित संक्रमणों के लिए किया जाता है। कार्बापेनेम्स क्या है? एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक समूह है जिसका उपयोग अस्पतालों के गंभीर संक्रमणों जैसे कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेप्सिस के लिए किया जाता है और इसमें बढ़ता प्रतिरोध जो है वो चिंता का विषय है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक प्रतिरोध के वैश्विक प्रभाव को सही ढंग से दर्शाता है? तो लैंसेट का ये स्टडी है कि अगले 25 वर्षों में 39 मिलियन से अधिक मौतें इससे हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया लैंसेट की स्टडी में कि अगले 25 वर्षों में वैश्विक स्तर पर 39 मिलियन से अधिक लोग एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधी संक्रमणों के कारण मर सकते हैं, जिनमें से अधिकांश दक्षिण एशिया में हो सकते हैं और ये एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात की स्थिति को बताता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2025 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता और किस रचना के लिए जीता? तो पर्सिवल एवरेट ने जेम्स के लिए जीता। ठीक है, जेम्स क्या है? जेम्स एक नॉवेल है। तो पर्सिवल एवरेट ने जेम्स उपन्यास के लिए 2025 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता और ये जो उपन्यास है वो हकलबेरी फिन की कहानी को गुलाम बनाए गए व्यक्ति की दृष्टि से पुनर्भाषित करता है और नस्लीय वर्चस्व तथा
स्वतंत्रता की खोज पर नई दृष्टि प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, ब्रेंडन जैकब जेनकिंस का नाटक पर्पस, जिसे 2025 में ड्रामा के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला, किस मुख्य विषय पर आधारित है? तो वो एक समृद्ध अश्वेत परिवार के भीतर की पारिवारिक जटिलताओं, इस विषय पर आधारित है। तो पर्पस का जो एक ड्राइंग रूम ये ड्रामा है और एक समृद्ध अश्वेत परिवार के भीतर विरासत, पीढ़ियों के संघर्ष और आत्मविनाश की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसे नाटक कॉमेडी के प्रभावशाली मिश्रण के रूप में सराहा गया है। क्वेश्चन नंबर 66, 2025 के पुलित्जर पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एवरी लिविंग थिंग्स को जीवनी श्रेणी में पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है। और नेटिव नेशंस को सामान्य गैर फिक्शन के लिए चुना गया है। तो इसको मतलब सामान्य गैर फिक्शन की श्रेणी में नहीं चुना गया है, इसको हिस्ट्री श्रेणी में चुना गया है, यानी इतिहास की श्रेणी में चुना गया है। और फीडिंग घोस्ट को एक ग्राफिक मेमोयर जिसे आत्मकथा श्रेणी से सम्मानित किया गया है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही होगा। ये सामान्य गैर फिक्शन नहीं, किसमें? इतिहास श्रेणी के लिए सम्मानित किया गया है नेटिव नेशन को। क्वेश्चन नंबर 67, 2025 में यूनियन कार्बाइड के बंद कारखानों से निकले कचरे के निपटान हेतु किस स्थान पर जो भस्मीकरण है, यानी जो इंसिनरेशन है, संयंत्र में अपशिष्ट जलाने की प्रक्रिया शुरू की गई? तो वो पीथमपुरा है। यहाँ से 307 टन कचरे को मध्य प्रदेश के धार जिले में पीथमपुरा में स्थित एक निजी कंपनी द्वारा संचालित संयंत्रों में जलाया जा रहा है। और ये प्रक्रिया 6 मई 2025 को शुरू होगी और लगभग 55 दिन में इसको पूरे होने की उम्मीद है। तो पीथमपुर कहाँ पे है? ये एमपी में है, धार डिस्ट्रिक्ट में। यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अधिकतम कितनी दर से अपशिष्ट जलाया जा सकता है? तो 270 किलोग्राम प्रति घंटे की मतलब से जलाया जा सकता है। तो यूनियन कार्बाइड के कचरे को अधिकतम 270 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से जलाया जाए और ये प्रक्रिया सीपीसीबी और एसपीसीबी की तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में की जाए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन से कथन यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट निपटान 2025 के संबंध में सही है? तो कचरे को जलाने के दौरान मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का उत्सर्जन होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। और अपशिष्ट में अब भी सेविन और नेफ्थल रसायनों का प्रभाव लगभग नगण्य है और अपशिष्ट में किसी भी प्रकार का रेडियोधर्मी कण मौजूद नहीं है। केवल 2 और 3 ही यहाँ पे सही होगा। तो कचरे में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का कोई मतलब अस्तित्व नहीं है। 1984 की दुर्घटना हुई थी, आप जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट से ही। तो केवल 2 और 3 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, 2025 में आईबीएम द्वारा ग्राहकों को उनके व्यापारिक अनुप्रयोगों के लिए एआई एजेंट प्रबंधन में सहायता हेतु किस प्रकार के उपकरणों की घोषणा की गई है? तो वो एआई एजेंट प्रबंधन टूल्स की घोषणा की गई है। आईबीएम ने ऐसे एआई एजेंट प्रबंधन उपकरणों को लॉन्च किया जिनका उद्देश्य क्या है कि ग्राहक को 5 मिनट से भी कम समय में अपने खुद के एआई एजेंट बनाने में मदद करना। और ये जो उपकरण है प्रमुख व्यावसायिक अनुप्रयोगों जैसे सेल्सफोर्स है, वर्कडे है और एडोब के साथ एकीकृत होकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आईबीएम द्वारा किए गए नवीनतम प्रयासों के संदर्भ में सही है? पहला है, आईबीएम ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अगले 5 वर्षों में 150 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। और आईबीएम अपने ग्राहकों को मेटा और मिस्ट्रल के एआई मॉडलों का उपयोग करने की सुविधा देगा। और आईबीएम केवल निजी क्लाउड बुनियादी ढांचे के भीतर एआई समाधान प्रदान करता है। तो ऐसा नहीं है, 1 और 2 सही होगा। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। और आईबीएम ने अपनी तकनीकी को मल्टी क्लाउड और ग्राहकों के खुद बुनियादी ढांचे के अनुसार अनुकूलित किया है। तो ये निजी क्लाउड की बात यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा के अनुसार भविष्य में आईबीएम के किस तकनीकी त्रय यानी TRIO में एक स्वस्थ बाजार विकसित होने की संभावना है? तो वो एआई, मेन फ्रेम, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। तो अरविंद कृष्णा ने कहा कि आईबीएम जो है एआई, मेन फ्रेम, क्वांटम कंप्यूटिंग के समन्वय से भविष्य में एक मजबूत तकनीकी बाजार विकसित होते देख रही है और इसी दिशा में कंपनी निवेश भी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? तो ये एक सैन्य प्रतिशोधी अभियान है। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर की गई मिसाइल हमलों की कार्रवाई का कोड नाम है। और यह हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नागरिकों की हत्या का जवाब था। और यह एक सैन्य प्रतिशोधी अभियान था जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में भारत में किस देश के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ जिससे भारत के 99% निर्यात पर टैरिफ कम होगा? तो वो ब्रिटेन के साथ हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। 7 मई 2025 को भारत और ब्रिटेन के एक ऐतिहासिक
जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके अंतर्गत भारत से होने वाला 99% निर्यात टैरिफ में उसमें कटौती की जाएगी। और ये जो समझौता है व्यापार में सुगमता लाएगा और ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत को विस्की, कारें और अन्य उत्पाद निर्यात करना आसान बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, वित्त वर्ष 2024-25 की तिमाही में पंजाब नेशनल बैंक के शुद्ध लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो वो की गई 52% की। ठीक है, 4,567 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया और पिछले वर्ष इसी तिमाही में 3,010 करोड़ रुपए था, तो कुल मिला के 52% का निकल के ये आया। और ये जो लाभ है बैंक की कुल आय, ब्याज आय और वृद्धि पर एनपीए में गिरावट के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, मार्च 2025 तक पंजाब नेशनल बैंक की सकल एनपीए यानी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, इसका अनुपात लगभग कितना रहा? तो वो रहा 3.95%। तो मार्च 2025 के अंत तक घटकर 3.95% हो गया और इससे पहले कितना था? 5.73%। और ये जो गिरावट है बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार का संकेत देती है। शुद्ध एनपीए भी घटकर 0.40% हो गया, जो कि बैंकिंग स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। क्वेश्चन नंबर 77, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएनबी द्वारा बॉन्ड जारी करके पूंजी जुटाने की अधिकतम अनुमोदित सीमा क्या है? तो वो 8,000 करोड़ रुपए है। 25-26 के दौरान एक या एक से अधिक किस्तों में बेसल थर्ड अनुरूप जो बॉन्ड है 4,000 करोड़ के अतिरिक्त टीयर 1 और 4,000 करोड़ में टीयर 2 के बॉन्ड है, इसके माध्यम से 8,000 करोड़ रुपए तक की टोटल पूंजी जुटा सकती है और ये कदम पूंजी पर्याप्तता को क्या करेगा? स्ट्रांग बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, 7 मई 2025 को मैटूर बांध में जल स्तर लगभग कितना दर्ज किया गया? तो वो किया गया 108.33 फीट दर्ज किया गया। मैटूर बांध का जो जल स्तर इतना, और इसका जो अधिकतम लिमिट कितना है वो 120 फीट का है और इसके पूर्ण क्षमता से थोड़ा कम है। और मैटूर बांध जो कि तमिलनाडु के प्रमुख जलाशयों में से एक है और ये जो स्तर है मानसून के पहले जल प्रबंधन योजना के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता है। क्यूसेक का मतलब होता है जो क्यूबिक फीट पर सेकेंड, इसमें जल प्रवाह की दर मापने की एक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 79, नीचे दिए गए में से कौन सा कारक निकट भविष्य में रुपए की मजबूती में योगदान दे सकता है जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है? तो एफआईआई प्रवाह और सकारात्मक घरेलू वैश्विक बाजार, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अनुज चौधरी जो कि मिराय एसेट के अनुसार कमजोर डॉलर, एफआईआई प्रवाह और सकारात्मक घरेलू और वैश्विक बाजारों के चलते रुपए में मजबूती देखने को मिल सकती है। हालांकि भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि संभावित बाधाएं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में विनिर्माण क्षेत्र की अपेक्षा सेवा क्षेत्र में अधिक विकास मुख्यतः किस कारण हुआ? तो वो सेवा क्षेत्र पर अपेक्षाकृत कम विनियामक ध्यान दिया गया, इसी वजह से ऐसा हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का जो सकल मूल्यवर्धन में योगदान 1980 से अब तक 33% से बढ़कर कितना हो गया? 55% हो गया, जबकि विनिर्माण क्षेत्र लगभग स्थिर ही रहा है। और प्रमुख कारण यही है इसका कि विनिर्माण पर पारंपरिक रूप से कठोर नियम लागू हुए, लेकिन सेवा क्षेत्र को अपेक्षाकृत विनियामक छूट मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 81, विनियामक सुधार के संदर्भ में विनियामक कोलेस्ट्रॉल कम करने का प्रमुख उपाय कौन सा है? तो निरीक्षण, अनुमतियों की प्रक्रिया और स्व प्रमाणन को बढ़ावा देना ही इसका एक उपाय है। तो विनियामक कोलेस्ट्रॉल का तात्पर्य क्या होता है कि अनावश्यक और जटिल नियमों की उस व्यवस्था से है जो व्यापार की सहजताओं को बाधित करती हैं। इसके समाधान के लिए कम जोखिम वाली गतिविधियों में स्व प्रमाणन आधारित अनुमोदन, दस्तावेज की पारदर्शिता और निरीक्षण की स्पष्ट समय सारणी के कई उपाय सुझाए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में गिग वर्कर्स के लिए प्रभावी नियमन की आवश्यकता क्यों है? तो जाहिर सी बात है उनके श्रम अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक नियमन की आवश्यकता है। तो गिग वर्कर्स जो है वो भारत में श्रम बाजार का एक महत्वपूर्ण और अस्थायी हिस्सा बन चुका है। ऐसे में नियामकों को ऐसा संतुलित ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है जो गिग वर्कर्स के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करें, लेकिन साथ ही उद्यमों के विकास को अवरुद्ध भी न करें। और उद्देश्य ये होना चाहिए कि श्रमिक सम्मान के साथ साथ काम करे और उद्यम नियमानुसार जो है आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य उत्पादन और पोषण गुणवत्ता में कमी मानव आंत में माइक्रोबायोटा को प्रभावित कर सकती है। मानव आंत में मौजूद जो सूक्ष्म जीवों की विविधता का स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। और उच्च तापमान और CO2 स्तर पौधों में प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को घटाते हैं, बढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो केवल एक ही यहाँ पे सही होगा, बाकी दोनों तो गलत हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य आपूर्ति और पोषण में कमी आती है, जिससे आंत में सूक्ष्म जीवों की विविधता में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और इससे प्रतिरक्षा है, चयापचय और अन्य स्वास्थ्य कार्य जो है वो प्रभावित होते हैं। दूसरा गलत ही है,
क्योंकि ये प्रभावित करती है। और तीसरा भी गलत है, क्योंकि जो मतलब उच्च CO2 का स्तर होता है पौधों में पोषक तत्व की मात्रा को घटाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं वो। इसी वजह से केवल एक ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, भारत जैसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण आंत में माइक्रोबायोटा में असंतुलन के प्रभाव अधिक क्यों देखे जा सकते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा क्योंकि ये देश जलवायु तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और खाद्य असुरक्षा अधिक होती है इसी वजह से। तो LMICs में उच्च तापमान, वायुमंडलीय CO2 और खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याएं अधिक होती हैं, जिससे खाद्य पोषण और जल स्रोतों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। ये सभी कारक आंत के जो माइक्रोबायोटा होते हैं उनको असंतुलित कर सकते हैं और स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, गट बग BD GUT-BUG-BD डेटाबेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आंत माइक्रोबायोटा और औषधियों न्यूट्रास्यूटिकल्स के बीच की अंतःक्रिया को समझना गट बग BD है, एक डेटाबेस है। तो ये एक जो है ओपन एक्सेस डेटाबेस है जो ये जानकारी प्रदान करता है कि आंत का जो माइक्रोबायोम होता है किस प्रकार विभिन्न औषधियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स की प्रतिक्रिया करता है, और उद्देश्य इसका वही है कि स्वास्थ्य सुधार के लिए व्यक्तिगत चिकित्सकीय दृष्टिकोण को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 86, 2025 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है। तो वो है 130 है। तो 2025 में जो जारी हुआ उसका जो थीम है ए मैटर ऑफ चॉइस पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI शीर्षक से जारी हुआ मानव विकास रिपोर्ट, और 193 देशों में से भारत 130वें स्थान पर रहा। 2025 का है। 2022 में भारत की रैंक 133 थी, 2023 में सुधार होकर 130 हो गया था, और फिर से 2025 में 130 है। 87, 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत के मानव विकास सूचकांक को सबसे अधिक किस कारण से नीचे खींचा गया बताया गया है। तो आय और लैंगिक समानता। तो भारत के SDI को 30.7% तक नीचे खींचने वाले मुख्य कारक क्या हैं। आय और लैंगिक समानता है, जिसे इस क्षेत्र में सबसे भारी नुकसानों में से एक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 88, 2025 मानव विकास रिपोर्ट में किस क्षेत्र में भारत की हालिया प्रगति को प्रमुखता से दर्शाया गया है। तो वो AI अनुसंधान को। तो भारत अब तक लगभग 20% वैश्विक AI शोधकर्ताओं को बनाए रखने में सक्षम है, जबकि 2019 में यह आंकड़ा कितना था, 0 था। और रिपोर्ट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं में AI के उपयोग की संभावनाओं को रेखांकित किया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण केरल में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से बढ़ाई गई। तो वो बेजेंजम बंदरगाह की, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटित किया था, और इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से केवल 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है, जिससे इसकी रणनीतिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो इस समझौते के तहत भारत 90% उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करेगा, ये सही है, बाकी और तीनों गलत हैं। तो भारत 90% उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करेगा और 85% उत्पादों में 1 दशक के भीतर पूरी तरीके से इसको टैरिफ मुक्त किया जाएगा। टैरिफ में यह जो कटौती है सेवा, वस्त्र, रत्न, आभूषण, ऑटो पार्ट्स आदि क्षेत्रों में व्यापार को प्रोत्साहित करेगी, और ISDS की व्यवस्था इस समझौते में रिलेटेड नहीं है। ISDS का मतलब होता है निवेशक राज्य विवाद निपटान तंत्र, ये कहा गया इसमें शामिल, तो ये इसमें शामिल नहीं है। भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संभावित प्रभावों में से कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये जो समझौता है भारत को कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM को पूर्ण छूट प्रदान करता है, तो इसकी कोई इसमें बात नहीं की गई। बाकी परिधान क्षेत्र में सही है, भारत IT पेशेवरों, ये भी ठीक है, और भारत जो है MSME क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से चुनौती मिल सकती है, ये भी ठीक है। एक्सप्रेशन देखते हैं। वर्तमान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में CBAM को लेकर कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे भविष्य में यूरोपीय संघ जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, और MSMEs विशेषकर कृषि और निर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश प्रभावित हो सकते हैं। वहीं IT पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा से कुछ छूट मिलने की बात इसमें कही गई है। तो मतलब भारत में जो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र है, इसके बारे में जो ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र को भारत ब्रिटेन FTA से विशेष लाभ होने की संभावना है। तो रत्न आभूषण, चमड़ा, जूता, एल्यूमिनियम, स्टील और टेक्सटाइल परिधान। तो एल्यूमिनियम स्टील नहीं है, बाकी और 1 2 4 करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। एल्यूमिनियम स्टील जैसे उत्पाद पर CBAM जैसी व्यवस्थाओं के चलते ये लाभ सीमित हो सकता है, इसलिए उनका प्रत्यक्ष लाभ क्या है, संदिग्ध है। क्वेश्चन नंबर 93, चावल के पैनजीनोम
से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है सामान्य और विशिष्ट जीन दोनों से मिलकर चावल की विविधता की व्यापक समझ को देता है। पैन जीनोम एक समग्र संदर्भ जीनोम है जिसमें सभी चावल की किस्मों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीन के साथ साथ अलग अलग किस्मों में पाए जाने वाले अद्वितीय जीन भी शामिल हैं। और ये जो चावल है इसमें आनुवांशिक विविधता की समग्र जो समझ है प्रदान करता है और नई किस्मों में विकास में सहायक है, जो रोग प्रतिरोधी और जलवायु लचीली भी हो सकती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, चावल पैनजीनोम से जुड़े निम्नलिखित में से कौन संभावित लाभ सही रूप से चिन्हित किए गए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 1, 2, 4। तीसरा जो है कि केवल एक ही किस्म की आनुवंशिक संरचना का विश्लेषण किया गया, ऐसा नहीं है। अधिक उपज देने वाली चावल की किस्म का विकास है, सूखा और रोग प्रतिरोधी किस्म की पहचान की गई है, जंगली चावल की प्रजातियों के गुणों का उपयोग किया गया है। 1, 2, 4 करेक्ट होगा। तो ये जो है पैनजीनोम विश्लेषण क्या है? अधिक उपज देने वाली जो किस्म है, सूखा, सहिष्णुता व रोग प्रतिरोधक जैसे गुण इसमें हैं, और जंगली चावल की प्रजातियों से मूल्यवान आनुवंशिक गुण है को नई किस्मों में सम्मिलित करने की दिशा में काम कर सकते हैं। और तीसरा इसमें से गलत है जो स्टेटमेंट दिया गया है कि केवल एक ही किस्म की बात की गई है। तो ये जो केवल है एक किस्म की नहीं बल्कि 144 किस्म यानी जंगली और खेती वाली को आनुवंशिकी डेटा पर आधारित है, इसी वजह से तीसरा जो है ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 95, मुख्यमंत्री सड़क योजना आपदा रोधी सड़कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये योजना केवल पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए बनाई गई है और उसका उद्देश्य आपदाओं के दौरान न्यूनतम संपर्क व्यवधान सुनिश्चित करना है, और ये योजना 2025-26 से 29-30 तक लागू की जाएगी। तो पहला जो है ये गलत है, सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि ये आपदा संभावित सभी क्षेत्रों के लिए है। तो केवल 2 और 3 ही यहाँ पे सही होगा। ओडिशा सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित आपदा रोधी सड़क परियोजना के अंतर्गत कौन से उपाय शामिल हैं? तो यहाँ पे सड़क तटबंधों को बाढ़ स्तर से ऊपर उठाना और पनडुब्बी पुलों को उच्च स्तरीय पुलों में बदलना। रेल मार्ग के विस्तार की कोई बात इसमें नहीं है आपदा रोधी सड़क परियोजना में, बाकी क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं का निर्माण करना। 1, 2, 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो रेल मार्ग जो है इसका योजना मतलब नहीं है, बाकी अन्य जो 3 है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री सड़क योजना आपदा रोधी सड़कों के महत्व में सबसे उपयुक्त रूप दर्शाता है? तो ये आपदा संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन की प्रमुख समस्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को संविधान की केवल राज्य सूची में शामिल किया गया है जिससे केवल राज्य सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं। तो ऐसा नहीं है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात है, संविधान केवल राज्य सूची तक सीमित नहीं है, इसलिए समवर्ती सूची और संघ सूची में भी इसकी प्रविष्टियां हैं। पहला गलत हो जाएगा, बाकी 2 और 3 करेक्ट होगा कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारियां विभिन्न मंत्रालयों और संस्थाओं के बीच विभाजित है जिससे समन्वय की कमी होती है। और केंद्र सरकार का जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR तंबाकू उत्पादन को बढ़ावा देता है, जबकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR तंबाकू जनित बीमारियों से निपटने का प्रयास करता है। केवल 2 और 3 सही होगा। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य जिम्मेदारियों का विखंडन और नीति विरोधाभास जैसे ICMR बनाम ICAR भारत की प्रणालीगत विफलताओं को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कार्यक्रम के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो पहला जो कथन दिया गया कि सभी विश्वविद्यालय MPH पाठ्यक्रमों के लिए एक समान पात्रता मानदंड अपनाते हैं, और अधिकांश जो MPH पाठ्यक्रमों में व्यवहार परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन जैसे विषयों को गहराई से पढ़ाया जाता है, और MPH कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम की असंगति के कारण समान डिग्री रखने वाले छात्रों की क्षमताओं में भारी अंतर देखा जाता है। कौन सा सही? केवल तीसरा यहाँ पे सही होगा। आइए एक्सप्रेशन देखते हैं कि पहले 2 गलत क्यों हुए। तो MPH पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंड है वो संस्थान दर जो इनके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। व्यवहार विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी मूल्यांकन आदि विषयों को अक्सर सतही या सीमित रूप से पढ़ाया जाता है। असंगत पाठ्यक्रम के चलते छात्रों की क्षमता गुणवत्ता में असमानता उत्पन्न होती है। तो तीसरा इसमें से जो है वो सही है, बाकी 1 और 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा कथन भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली की सुधारात्मक दिशा का सही सुझाव देता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा को एकीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वित पाठ्यक्रम और न्यूनतम मानक विकसित किए जाने चाहिए।
तो सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा में विविधता और खंडित संरचना को दूर करने के लिए राष्ट्रीय समन्वय और न्यूनतम मानकों की सख्त आवश्यकता है। और यहाँ पे जो ABC विकल्प दिए गए सुधारात्मक दिशा के विपरीत हैं, क्योंकि वे समावेशिता, व्यवहारिकता और बहुविषयक दृष्टिकोण की उपेक्षा करते हैं। ठीक है, जो पहला कथन है, दूसरा और तीसरा है, ये इसमें से सही नहीं है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 101, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के संदर्भ में ब्लैकआउट रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो इसका मतलब होता है दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन जो मार्गदर्शन प्रणालियों को बाधित करना, ब्लैकआउट। ब्लैकआउट रणनीतिक सैन्य दृष्टिकोण से एक रक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य है दुश्मन की निगरानी, लक्षित हमलों और नेविगेशन सिस्टम को दृश्यता की कमी के कारण प्रभावहीन किया जा सके, और ये कदम विशेष रूप से रात में ड्रोन और मिसाइल हमलों के बचाव के उपयोग के लाया जाता है। विकिरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, विकिरण के प्रभाव से क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज को अनाकार सिलिका में बदला जा सकता है। अनाकार सिलिका सीमेंट कंक्रीट के लिए एक अधिक प्रक्रियाशील पूरक सामग्री बन सकती है, और ये प्रक्रिया सीमेंट उद्योग के स्थायित्व और सतत विकास लक्ष्यों के लिए सहायक हो सकती है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। INSWAREB के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि विकिरण क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज को अधिक प्रतिक्रियाशील अनाकार सिलिका में बदल सकता है, और ये अनाकार सिलिका सीमेंट इंडस्ट्री में बेहतर बाइंडिंग और मजबूती प्रदान कर सकती है। इसका कारण निर्माण की लागत इससे कम हो सकती है और अपशिष्ट जो निपटान की समस्या भी हल हो सकती है, जिससे जो SDG है उसके योगदान में लाभ होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 103, कौन सा संगठन क्वार्ट्ज पर विकिरण की सकारात्मक विशेषताओं की खोज से संबंधित नहीं है? तो बार्क नहीं है। तो INSWAREB विशाखापत्तनम में स्थित है, टोक्यो विश्वविद्यालय और NTPC इस खोज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इससे कोई लेना देना नहीं है। फ्लाई एश और अनाकार सिलिका के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे फ्लाई एश में उपस्थित क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज को विकिरण के माध्यम से अनाकार सिलिका में परिवर्तित किया जा सकता है, और इस प्रक्रिया से राख के तालाबों में संचित फ्लाई एश को मूल्यवर्धित उत्पाद में परिवर्तित किया जा सकता है, और इस प्रकार नवाचार भारत में राख के तालाबों के कारण भूमि उपयोग की समस्या को कम करने में सहायक हो सकते हैं। तो तीनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो मोटे फ्लाई एश को विकिरण के अधीन करके उसे अधिक प्रतिक्रियाशील बनाया जा सकता है, और इससे न केवल फ्लाई एश का पुनः उपयोग संभव है बल्कि राख के तालाबों द्वारा घिरी 65,000 एकड़ भूमि को भी मुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 105, INSWAREB के शोध के वाणिज्यिक प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है? तो जापानी वैज्ञानिक केवल यदि भारत संयुक्त राष्ट्र के सहयोग प्राप्त करे तभी इस परियोजना से जुड़ने के लिए सहमत है। ये बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों यहाँ पे सही है। ठीक है, तो जापान के जो वैज्ञानिक है इप्पेई मारुमाया इस परियोजना से जुड़ना चाहते हैं, बशर्ते जापान सरकार अनुमति और धन मुहैया कराए। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ाव की कोई शर्त इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106, तो भारत की S-400 वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो मिसाइल प्रणाली है रूस से आयात की गई है। तो जो रूस से S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली का अनुमान 2018 में किया गया था, और ये जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और ये जो है विमान, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से 400 किलोमीटर तक का इसको भेजा जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो यहाँ पे केवल पहला ही सुमेलित है। JF-17 थंडर जो है पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। बाकी और जो ऑप्शन है हम यहाँ देख लेते हैं। तो पहला करेक्ट है, S-400 रूस द्वारा निर्मित प्रणाली है, अमेरिका की नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर का कोई आधिकारिक नौसेना संबंध नहीं है। यह हाल की घटनाओं में वायुसेना से संबंधित संदर्भ में आया था, और ग्लोबल टाइम्स जो है चीन का सरकारी मीडिया एजेंसी है, भारत का नहीं है। तो इसी वजह से केवल बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108, वित्त वर्ष 24-25 की चौथी तिमाही में केनरा बैंक का शुद्ध लाभ कितना रहा और यह साल दर साल कितने प्रतिशत बढ़ा? तो वो 5,004 करोड़ रुपए रहा, 33.19% बढ़ा। 2025 की तिमाही जब समाप्त हुई उसमें 5,004 करोड़ का शुद्ध लाभ इसमें अर्जित किया, और पिछले वर्ष की समान तिमाही में 3,757.23 करोड़ रुपए था। 33.19% की वृद्धि को दर्शाता है। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है? तो सकल NPA जो है 4.23% से घटकर कितना हो गया? 2.94% हो गया केनरा बैंक का। ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं। तो जो केनरा बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, और जो NPA है वो उसका अनुपात 4.23% से घटकर 2.94% हो गया है,
और जबकि शुद्ध एनपीए भी 1.27% से घटकर 0.70% हो गया है। शुद्ध जो शुद्ध ब्याज आय है वहाँ पे वास्तव में 1.44% घटी है और एनआईएम में 25 आधार अंक जो घटकर 2.80 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 110, राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करने में ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तेल और गैस परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना ये मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की थी ताकि तेल और गैस परियोजनाओं को संघीय प्रक्रिया के माध्यम से तेज किया जा सके और रक्षा उत्पादन अधिनियम के तहत निजी भूमि और संसाधनों का उपयोग संभव बनाया जा सके। उद्देश्य इसका वही है कि अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद को मुक्त करना, जिससे प्रशासन आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानता है। 111 है, संघीय कानूनों की अवहेलना कर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के ट्रंप प्रशासन के प्रयास के खिलाफ कितने अमेरिकी राज्यों ने मुकदमा दायर किया और इस मुकदमे का नेतृत्व किसने किया? तो 15 राज्य ने किया और वाशिंगटन और कैलिफोर्निया ने इसका नेतृत्व किया। तो वाशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल निक ब्राउन और कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा के नेतृत्व में 15 राज्यों का एक गठबंधन इसमें ट्रंप के जो ऊर्जा संबंधी कार्यकारी आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इनका आरोप है कि ये जो आदेश है पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संसाधनों की रक्षा करने वाले संघीय कानूनों की अनदेखी करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 112, तो मैग्नेटर फ्लेयर से जुड़ी नई खोज के अनुसार वैज्ञानिकों ने किस प्रक्रिया के माध्यम से सोने जैसे भारी तत्व की उत्पत्ति का प्रमाण पाया है? तो आर प्रोसेस न्यूक्लियोसिंथेसिस। तो शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि 2004 के एक मैग्नेटर फ्लेयर में देखे गए विलंबित गामा किरण उत्सर्जन में आर प्रोसेस न्यूक्लियोसिंथेसिस यानी रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस के प्रमाण मिले हैं और यह वही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सोने जैसे भारी तत्व न्यूट्रॉन समृद्ध वातावरण में बनते हैं। मैग्नेटर फ्लेयर से उत्पन्न ऊर्जा उत्सर्जन और उसकी विशेषताएं क्या थी जिससे वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी क्षय प्रमाण पाए? तो विलंबित गामा उत्सर्जन जिसमें रेडियोधर्मी समस्थानिकों की क्षय के संकेत थे। तो गामा रे वेधशाला द्वारा दर्ज किए गए विलंबित गामा किरणें आम फ्लेयर आफ्टर ग्लो से असंगत पाई गई और ये संकेत आर प्रोसेस समस्थानिकों के रेडियोधर्मी क्षय से मेल खाते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि फ्लेयर में भारी तत्वों की उत्पत्ति हुई है। इस शोध के निष्कर्ष के अनुसार ब्रह्मांड में सोने की उत्पत्ति को लेकर कौन सा नया दृष्टिकोण सामने आ रहा है? तो मैग्नेटर फ्लेयर भी सोने की उत्पत्ति का एक स्रोत हो सकता है। ठीक है, अब तक ये माना जाता था कि सोने जैसे भारी तत्व मुख्यतः न्यूट्रॉन स्टार मर्जर से बनते हैं, लेकिन इस नई खोज से स्पष्ट हो गया कि मैग्नेटर फ्लेयर भी सोने के उत्पादन कर सकता है और यह प्रक्रिया न्यूट्रॉन तारों के टकराव से पहले भी अस्तित्व में रही होगी। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कम मूल्य संवर्धन यानी लो वैल्यू एडिशन का मुख्य कारण क्या है? तो वो है भारी आयात निर्भरता और कम प्रति व्यक्ति विनिर्माण उत्पादन। तो भारत का जो प्रति व्यक्ति विनिर्माण मूल्य संवर्धन केवल कितना है? तो 0.32 के डॉलर है और इसका जो वैश्विक कितना है? तो वो 2 के डॉलर है। इसके अतिरिक्त अर्धचालक, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी बैटरियों जैसे क्षेत्रों में भारी आयात निर्भरता के कारण घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्धन नहीं हो पाता, जिससे विनिर्माण प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 116, भारत के विनिर्माण क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना को उसके प्रमुख उद्देश्यों के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है? तो जो पीएलआई योजना है लक्षित विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन को प्रोत्साहन देती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और 14 प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना। ठीक है, इसके तहत उन मतलब कंपनियों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि भारत में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बना रहे। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेहतर लॉजिस्टिक्स और व्यापार क्षेत्रों के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तो जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का विश्वसनीय भागीदार बना सकती है। इसके लिए नीति सुधारों में जो SEZ बंदरगाहों के पास लॉजिस्टिक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार समझौते का पुनः मूल्यांकन शामिल है। उद्देश्य वही निर्यात को बढ़ावा देना और आपूर्ति बाधाओं को दूर करना है। भारत की वायु प्रदूषण रणनीति में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता किस कारण से प्रमुख रूप से उठी? तो भारत के प्रदूषण अध्ययन और डेटा विदेशी एजेंसियों पर निर्भर है। ऑप्शन सी। भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित अधिकांश शोध और मॉडल जो है विदेशी उपग्रहों और संस्थानों पर निर्भर करते हैं।
इससे न केवल डेटा की स्वतंत्रता बाधित होती है बल्कि नीति निर्माण में देश की क्षमता भी सीमित होती है। इसलिए स्वदेशी डेटा सिस्टम और अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 120, सफर प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो रियल टाइम और वायु गुणवत्ता और मौसम की जानकारी प्रदान करना सफर, यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सफर का पूरा फुल फॉर्म है। तो पहली स्वदेशी प्रणाली है जो प्रमुख शहरों में रियल टाइम वायु गुणवत्ता और मौसम की जानकारी देगी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए दी गई आगे की राह में शामिल नहीं है? तो सभी निधियों को केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों को देना, ये शामिल नहीं है। बाकी ESSO, IMD और CPCB के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाना, भारत में जो पोलर सैटेलाइट है इनका प्रक्षेपण बढ़ाना, और जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संसाधन ढांचा NARFI इसका क्रियान्वयन करना, ये महत्वपूर्ण है। निवेशक शिविर, ये जो पहले इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निवेशकों को अप्राप्त लाभांश और शेयरों की पुनर्प्राप्ति में सहायता देना निवेशक शिविर का मुख्य उद्देश्य है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPAF और SEBI द्वारा शुरू किया गया था निवेशक शिविर। इसका उद्देश्य वही निवेशकों को उनके अप्राप्त लाभांश, परिपक्व जमा और शेयरों की वापसी में सहायता प्रदान करना है, ये सारी चीजें। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निवेशक शिविर पहल में सहभागी नहीं है? तो RBI नहीं है, बाकी सेबी है, IEPFA है और फिर कॉर्पोरेट मंत्रालयों के ये भी है। IEPAF यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से संबंधित निम्न में से कौन जो कथन सही है उस पर विचार करना है आपको। पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ सही? तो ये जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित किया गया एक सांविधिक प्राधिकरण है, निवेशकों को वित्तीय साक्षरता और शिक्षा प्रदान करता है और इसका कार्य केवल निजी कंपनियों के निवेशों तक सीमित नहीं है, ऐसा नहीं है, केवल एक और दो सही होगा। तो इसका जो कार्य है वो सभी प्रकार की कंपनियों में, उसमें निजी और सार्वजनिक दोनों निवेशकों को कवर किया गया है। भारत में सेफ हार्बर प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आता है सेफ हार्बर। ठीक है, इसकी वैधानिक मान्यता IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत है, जो ये सुनिश्चित करता है कि यदि कोई ऑनलाइन मंच किसी तीसरे पक्ष द्वारा डाले गए अवैध सामग्री को हटाने के लिए उचित कार्यवाही करता है तो उसे कानूनी उत्तरदायित्व से छूट मिल सकती है। सेफ हार्बर का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता सृजित सामग्री के लिए कानूनी संरक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। सेफ हार्बर एक कानूनी सुरक्षा तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा जब तक वे अवैध सामग्री की जानकारी मिलने पर समुचित और शीघ्र कार्रवाई करते हैं। ये नवाचार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन सा कथन सेफ हार्बर और भारत में मध्यस्थ जवाबदेही से संबंधित है? तो यहाँ पे सेफ हार्बर संरक्षण केवल तब तक लागू होता है जब प्लेटफॉर्म IT नियमों का पालन करता है और फेक न्यूज के मामले में सेफ हार्बर को रद्द किया जा सकता है। और IT अधिनियम की धारा 69 जो है सेफ हार्बर को परिभाषित करती है, ऐसा नहीं है, हमने ऊपर ही देखा है। 69 जो है वो निगरानी और इंटरसेप्शन से संबंधित है, 79 जो है सेफ हार्बर को परिभाषित करती है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 127, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किस आधार पर रखा गया है? तो वो भारत और रूस की नदियों के नाम पर ब्रह्मोस मिलाया गया है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और कौन सी नदी है? मस्कावा, इन दोनों के पहले नाम को लिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की किस प्रमुख विशेषता के कारण इसे दुश्मन की रडार प्रणाली से बचने में मदद मिलती है? तो कम रडार क्रॉस सेक्शन और टेरेन हंगिंग तकनीक से। तो ब्रह्मोस मिसाइल की जो लो रडार क्रॉस सेक्शन और टेरर हंगिंग फाइट कैपेबिलिटी है, यानी भूमि के करीब उड़ान भरना, इससे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है और यही इसे स्टेल्थी बनाता है और लक्ष्य पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रहार करने की क्षमता देता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषता है? तो ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषता यह है सुपरसोनिक गति से उड़ती है, स्थानीय प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, और ये फायर एंड फॉगेट प्रणाली पर कार्य करती है। इसका उपयोग केवल भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है, ऐसा भी नहीं है, केवल 1 और 3 यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 132, रे बैन मेटा स्मार्ट ग्लास की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? ठीक है, तो इस ग्लास में 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और ये डिवाइस केवल ऑनलाइन रहते हुए अनुवाद कार्य कर सकती है, ऐसा नहीं है। और इसमें 5 माइक्रोफोन का एक एरे है जो कॉलिंग और वॉइस कमांड के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, दूसरा गलत होगा।
तो रेबैन मेटा स्मार्ट ग्लास में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है जो 1080p मतलब 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग 60 सेकंड तक सक्षम है करने में, और इसमें 5 माइक्रोफोन लगे हैं जो कॉल, ऑडियो, वॉइस इंटरेक्शन सपोर्ट करते हैं, जबकि भाषा पैक डाउनलोड होने के बाद यह ऑफलाइन अनुवाद भी कर सकता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन रेबैन मेटा स्मार्ट ग्लास की कार्य प्रणाली के संबंध में सही है? तो उपयोगकर्ता हे मेटा कहकर मेटा एआई को सक्रिय कर सकते हैं। तो उपयोगकर्ता जो है वो हे मेटा कहेंगे, कमांड से एक माध्यम से मेटा एआई को सक्रिय कर सकते हैं, और ये जो डिवाइस है आईओएस और एंड्रॉयड दोनों से कनेक्ट होती है, और भविष्य में अपडेट में इंस्टाग्राम के साथ इसको एकीकरण करने की योजना भी है, और ये मेटा व्यू और मेटा एआई दोनों ऐप से नियंत्रित होती है, केवल एक से नहीं। गंबुत्सेर्व पर्वत श्रृंखला किस भूगर्भीय प्रक्रिया के दौरान बनी थी? तो ऑप्शन आपका होगा गोंडवाना महाद्वीप के निर्माण के दौरान टेक्टोनिक टकराव से। तो गंबुत्सेर्व पर्वत श्रृंखला 500 मिलियन वर्ष पूर्व बनी थी, जब दो प्राचीन भूखंड टकराकर सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का निर्माण कर रहे थे, और इस टेक्टोनिक टकराव से गहरी क्रिस्टल परतें बनी और पर्वतों का उत्थान हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। गंबुत्सेर्व पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है? तो ये पूरी तरीके से बर्फ की चादर के नीचे दबे हैं। तो ये जो पर्वत है वो अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे स्थित है, और इन्हें पहली बार 1958 में भूकंपीय तकनीकों से खोजा गया था। ये पर्वत सतह पर नहीं दिखते और पूरी तरीके से सब ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 136 है, गंबुत्सेर्व पर्वत श्रृंखला के निर्माण और संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने किस खनिज का उपयोग किया? तो वो जिरकान का। तो जिरकान एक समय संकेतक खनिज होता है जिसकी क्रिस्टल संरचना यूरेनियम में मतलब उसकी मात्रा होती है, और उपयोग इसका वैज्ञानिक पर्वत निर्माण में काला अनुक्रमिकता निर्धारित करने के लिए करते हैं। इसका अध्ययन जिरकान का विश्लेषण और गंबुत्सेर्व के इतिहास को समझा गया है। क्वेश्चन नंबर 137 है, गंबुत्सेर्व जो पर्वतमाला का भूवैज्ञानिक महत्व किस कारण है? तो ये पृथ्वी पर सबसे अच्छी तरह संरक्षित प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है एक प्राचीन पर्वत बेल्ट है जो लाखों वर्षों से बर्फ की मोटी परत के नीचे संरक्षित रही है, और ये जो क्षरण अन्य टेक्टोनिक गतिविधियों से अप्रभावित रहने के कारण यह पृथ्वी की संरचनात्मक भूगर्भीय समझ के लिए एक महत्वपूर्ण टाइम कैप्सूल मानी जा रही है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 137 क्वेश्चंस थे जो कि मई के 1 से लेकर 15 मई तक के पूरे हमने यहाँ पे शामिल किए, और बाकी 15 मई से लेकर के और मई एंड का जो करंट अफेयर होगा उसका भी पार्ट सेकंड इसके मंथ के लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इसका आप रिवीजन अच्छी तरीके से करिए, पीडीएफ के साथ करिए और वीडियो के साथ भी करिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए,